नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी मग पर, जहां हम पुरानी लोक कथाओं को नए रंग में सजाकर सुनाते हैं। आज की ये कहानी है एक बकरी कैसे सुंदर औरत बन गई, जो बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसका घर सूरज की पहली किरण से जगता और चांद की रोशनी में सोता। परिवार में उसकी पत्नी थी जो घर को प्यार से संभालती, और दो जवान बेटे थे जो अब बड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा तो शादी भी कर चुका था और उसकी पत्नी घर में हाथ बटाती रहती। लेकिन समय के साथ किसान बूढ़ा हो गया था। उसके हाथ अब खेतों में पहले जैसी ताकत नहीं दिखा पाते। सुबह से शाम तक की मेहनत उसे थका देती और फसल की देखभाल में बड़ी मुश्किल होती। एक दिन दोनों बेटों ने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, अब आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं और हम दोनों जवान हो गए हैं, तो हमें आपका हाथ बटाना चाहिए। आपकी मेहनत को हम साथ निभाएं। पिता के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं, ये कितना अच्छा है। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, बेटा, हम किसान हैं, जमीन से फसल उगाते हैं, लेकिन प्रकृति की मर्जी कभी कभी हमें खुशी देती है तो कभी दुख। कभी बारिश ना होने से सूखा पड़ता है तो कभी ओलों की मार से फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में नुकसान भी सहना पड़ता है। मैं तो अपनी इस छोटी सी जमीन पर जैसे तैसे खेती कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पास के बड़े शहर में जाओ, वहां कोई अच्छा व्यापार शुरू करो या कोई काम धंधा करके कुछ कमाई लेकर लौटो, ताकि हमारा परिवार और मजबूत बने। बेटों को पिता की बात दिल को छू गई। उन्होंने सहमति जताई और कहा, ठीक है पिताजी, हम शहर जाएंगे और मेहनत से कुछ लेकर आएंगे। फिर वे अपनी मां से विदा लेने घर की ओर चले, जहां बड़ा बेटा अपनी पत्नी से मिला और बोला, देखो, हमारे पिताजी ने कितने कष्ट सहकर हमें बड़ा किया है, अब हम उनके लिए कुछ करेंगे और तुम भी घर में सब संभालना। मां घर के कामों में लगी थीं। बड़ा बहू खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मां ने दोनों बेटों को बड़े प्यार से खाना परोसा। उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हुए उन्हें खिलाया, जैसे हर मां करती है। जब बेटों ने शहर जाने की बात कही तो मां की आंखों में चिंता की छाया आ गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना, वहां खतरे छिपे हो सकते हैं। सावधान रहना और जल्दी लौट आना। दोनों भाइयों ने मां की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मां, हम सावधान रहेंगे। फिर वे घर से अपने अपने घोड़ों को लेकर चल पड़े, क्योंकि पुराने जमाने में लंबे सफर पैदल या घोड़े पर ही तय होते थे। हवा के झोंकों के साथ धूल उड़ाती सड़कें उनकी साथी बनतीं। चलते चलते वे गांव से काफी दूर निकल आए, जहां चारों तरफ फैले खेत धीरे धीरे घने जंगलों में बदलने लगे और रास्ते में एक बहुत बड़ा छायादार जंगल पड़ता था, जिसकी पत्तियां सूरज की किरणों को रोककर ठंडक बिखेरतीं। दोनों भाई थकावट से चूर हो चुके थे। उनके पैर भारी हो रहे थे, पसीना चेहरे पर लहरें बना रहा था, और तभी उनकी नजर पड़ी एक विशाल पेड़ पर, जिसकी शाखाएं आसमान को छूतीं और उसके तने के पास एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जैसे कोई रहस्यमयी आश्रय। पेड़ के नीचे एक बकरी बंधी हुई थी, जो शांतिपूर्वक चारा चबा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भाइयों ने सोचा, यहां जरूर कोई रहता होगा, शायद मदद मिल जाए। दोपहर की तेज धूप त्वचा को जलाती सी लग रही थी। भूख भी जोरों से सता रही थी। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। इसलिए वे बोले, चलो थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में विश्राम कर लेते हैं, जलपान कर लेंगे, फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। जल्दबाजी में वे भूल गए थे कि मां ने दक्षिण दिशा में जाने से सख्त मना किया था, और अनजाने में वे उसी रहस्यमय दिशा की ओर बढ़ चुके थे, जहां हवाएं भी फुसफुसाती और पेड़ों की छायाएं लंबी होकर रहस्य छिपाती। पेड़ के नीचे बैठते ही बड़ा भाई बोला, देखो, आसपास कहीं तालाब या झरना जरूर होगा, प्यास से गला सूख रहा है। छोटा भाई उत्साह से उठा और कहा, ठीक है भैया, आप आराम कीजिए, मैं जाकर देखता हूं, अगर पानी मिला तो आपके लिए भी लेकर आऊंगा। छोटा भाई पानी की तलाश में जंगल की गहराई में चला गया, जहां पत्तियों की सरसराहट संगीत सी लगती, जबकि बड़ा भाई घोड़ों को मजबूती से बांधकर वहीं लेट गया। जैसे ही वो आराम की मुद्रा में आया, थकावट और गर्मी ने उसे घेर लिया। आंखें भारी हो गईं और वो गहरी नींद में डूब गया। सपनों की दुनिया में वो क्या देखता है कि पेड़ के नीचे बंधी हुई वो बकरी अचानक हिलने डुलने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और एक जादुई प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा, जैसे हवा में कोई रहस्यमयी खुशबू घुल गई हो।
और देखते ही देखते वो बकरी एक अत्यंत सुंदर नारी में बदल गई, जिसकी त्वचा चांदनी सी चमकदार थी, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें ऐसी कि कोई भी मोहित हो जाए। वो सुंदरी धीरे धीरे बड़े भाई के पास आई, उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेरते हुए और बैठकर उससे प्यार भरी कोमल बातें करने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे कोई बांसुरी बज रही हो। वो बोली, तुम इतने सुंदर और मजबूत हो, मेरे साथ रहो, मुझसे शादी कर लो, हम साथ में खुशियां बांटेंगे, ये जंगल हमारा घर बनेगा। बड़े भाई ने सपने में ही चौंक कर कहा, नहीं, मैं पहले से शादीशुदा हूं, अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आया हूं और अपने छोटे भाई के साथ शहर जाकर कमाई करने जा रहा हूं, इसलिए ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर उस सुंदरी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि वो कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी थी, जो दोनों भाइयों की जवानी और ताकत पर मोहित हो चुकी थी। उसका दिल क्रोध से भर गया। दांत पीसते हुए वो चिल्लाई और तुरंत बड़े भाई को अपने विशाल मुंह में निगल लिया, साथ ही उसके घोड़े को भी एक ग्रास में समाप्त कर दिया। हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी और फिर वो झटके से वापस बकरी का रूप धारण करके उसी पेड़ के नीचे बंधी हुई शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद छोटा भाई पानी की तलाश में इधर उधर भटक कर हाथ में एक छोटा सा लोटा लिए वापस लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो जोर जोर से पुकारने लगा, भैया भैया, कहाँ हो? लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, घोड़े गायब, बड़ा भाई कहीं नजर नहीं आया, जंगल की पत्तियां भी खामोश थीं। छोटे भाई के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे, दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगा, कहीं भैया मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चले गए। लेकिन नहीं, बचपन से हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया है, मुझे अकेला छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर भगवान खुद आकर कहें कि मेरा भाई चला गया तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर उसने सोचा, मुझे पानी ढूंढने में इतना समय लग गया, शायद भैया मुझे ढूंढने निकल पड़े हों, लेकिन वे यहीं वापस आएंगे, मैं यहीं बैठकर इंतजार करता हूं। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। थकावट से शरीर सुस्त था और तभी उसकी नजर बकरी पर पड़ी। उसने देखा कि बकरी के अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य सांस ले रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। छोटा भाई बहुत बुद्धिमान था, अचानक उसे मां की बात याद आ गई। दिल में ठंडक सी दौड़ गई। वो बोला, मां ने कहा था, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल कर भी मत जाना। अब सब समझ आ गया। वे अनजाने में उसी निषिद्ध दिशा में पहुंच चुके थे जहां खतरे की छायाएं घूमती। वो सोच विचार करने लगा, खैर जो हो गया सो हो गया, अब मैं यहीं बैठकर बड़े भैया का इंतजार करूंगा और जैसे ही वे आएंगे हम दोनों साथ वापस घर लौट जाएंगे, इस जंगल से दूर। थकावट से उसकी आंखें भारी हो रही थीं। वो आंखें बंद करके लेट गया। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन छोटे भाई की नींद पूरी तरह नहीं आ रही थी। चिंता की आग मन में सुलग रही थी। बार बार आंखें खोलकर वो चारों ओर देख लेता। दिल में उम्मीद जगती कि शायद बड़ा भैया कहीं से लौट आए, पत्तियों की सरसराहट में उनकी पच्चाप सुनाई दे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घुमड़ रहे थे, जैसे काले बादल छा गए हों। तभी अचानक उसकी नजर बकरी पर पड़ी और देखते ही देखते एक चमकदार प्रकाश फैला। बकरी का रूप बदलने लगा, उसकी आंखें चमकी और वो एक अत्यंत सुंदर नारी में बदल गई, जिसकी मुस्कान में जादू था। बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन छोटा भाई हैरान रह गया, क्योंकि उसने पूरी बदलाव की प्रक्रिया अपनी आंखों से देख ली थी। वो सोया नहीं था, बस विचारों की गहराई में डूबा हुआ था। राक्षसी ये सोच रही थी कि ये लड़का सो रहा है, मुझे देख नहीं पाया, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास आई, मीठी आवाज में बोली, ऐसे सुंदर युवक को देखकर मेरा दिल धड़क उठा, मुझसे शादी कर लो, हम साथ में इस जंगल में राज करेंगे, खुशियां बांटेंगे। लेकिन छोटा भाई, जो बेहद चतुर और बुद्धिमान था, सब समझ चुका था। उसके मन में ख्याल आया, ये कोई साधारण औरत नहीं, जरूर मायावी है, इसी ने मेरे भाई को गायब किया होगा, कुछ अनहोनी की होगी। अपनी जान को खतरे में देखकर उसने होशियारी से काम लिया। एकदम से भागना या विरोध करना ठीक नहीं था, वरना वो भी निगल ली जाती।
इसलिए बातों ही बातों में उसने राक्षसी का ध्यान बांधे रखा। मुस्कुराते हुए बोला, रुको, इतनी जल्दी क्या है? पहले थोड़ा और बताओ अपने बारे में। और चुपके से पेड़ की ओर बढ़ा। फिर फुर्ती से उस विशाल पेड़ पर चढ़ गया। शाखाओं को पकड़कर ऊपर सुरक्षित हो गया। पेड़ पर बैठकर वो बोला, अब जो कहना है ऊपर से कहो, मैं सुन रहा हूं। राक्षसी नीचे खड़ी होकर बोली, तुम इतने आकर्षक हो, तुम्हें देखते ही मेरे मन में शादी का ख्याल आया। आओ ना, मेरे साथ रहो। छोटा भाई ने चालाकी से पूछा, शादी तो ठीक है, लेकिन पहले बताओ, मेरा बड़ा भाई कहां गया? उसका घोड़ा कहां है? वो यहीं था। ये सुनकर राक्षसी का चेहरा बदल गया। आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो गुर्राई, अब मैं समझ गई, तुम मेरी असलियत जान चुके हो। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात मान लो और शादी कर लो, या मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगी, जैसे तुम्हारे भाई को निगल लिया। बातों ही बातों में उसका राज खुल गया। छोटा भाई का संदेह पक्का हो गया। दिल में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। वो जोर से बोला, तूने मेरे भाई को मार डाला। तू जैसी दुष्ट राक्षसी के साथ शादी की बात सोचना भी पाप है। बिना भाई के मैं घर कैसे लौटूंगा? भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम तो शहर जाकर कमाई करने निकले थे, परिवार के लिए। वो पेड़ की ऊंची शाखा पर सुरक्षित था, हवा में लहराता, जबकि राक्षसी नीचे घूम रही थी। उसे पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। उसके नाखून पेड़ को खरोंचते, लेकिन फिसल जाते। वो चिल्लाती रही, नीचे आओ, या तो मुझसे शादी कर लो, या मैं तुम्हें अभी निकल जाऊंगी। कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी आवाज जंगल की गहराई में गूंजती, पत्तियां कांप उठती। लेकिन छोटा भाई पेड़ की ऊंची शाखा पर मजबूती से बैठा रहा। उसकी जान अब सुरक्षित थी, क्योंकि राक्षसी को चढ़ना नहीं आता था। वो नीचे घूम घूम कर क्रोध से भुनभुनाती। बातों ही बातों में काफी समय बीत चुका था। सूरज की किरणें कमजोर पड़ने लगीं। जंगल में हल्की ठंडक घुलने लगी। और तभी दूर से घोड़ों की टापों की ठक ठक सुनाई दी, जैसे कोई दल आ रहा हो। दोनों ने उस दिशा में कान लगाए। दिल में उम्मीद जगी। और देखते ही देखते राजा का काफिला वहां पहुंच गया। घोड़ों पर सवार सैनिक, झंडे लहराते। राजा खुद आगे थे। उनकी आंखें सब कुछ देख रही थी। राक्षसी ने फुर्ती से अपना रूप और भी सुंदर बना लिया। चमकदार गहने पहन लिए, बाल संवार लिए, जैसे कोई राजकुमारी हो, और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। राजा ने उतर कर पूछा, ये क्या माजरा है? इतने घने जंगल में तुम दोनों क्यों हो? ये लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ा है? कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बोलो। राक्षसी ने मीठी आवाज में आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, ये मेरा पति है। हम यहां से गुजर रहे थे। रास्ते में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं तुझे साथ नहीं रखूंगा, और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया है। महाराज, बताइए ना, कौन सा घर है जहां पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो? लेकिन ये मुझे छोड़ने पर तुला है, नीचे नहीं उतार रहा। आप ही समझाइए इसे। राजा ने लड़के की ओर देखकर कहा, बेटा, सच्चाई बताओ, कौन सा घर है जहां पति पत्नी में लड़ाई ना होती हो? छोटे से झगड़े पर अपनी इतनी सुंदर और संस्कारी पत्नी को त्याग रहे हो? देखो तो इसकी खूबसूरती और शालीनता। नीचे उतरो और सुलह कर लो। छोटा भाई ने पेड़ से ऊंची आवाज में कहा, महाराज, इसकी सुंदरता पर मत जाइए। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक मायावी राक्षसी है। इसने मेरे बड़े भाई को निगल लिया, उसके घोड़े को भी एक ग्रास में समाप्त कर दिया। अब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे भी खा जाना चाहती है, लेकिन मैं इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, वरना मेरी जान जाएगी। महाराज, आप इसकी बातों में ना आए। ये झूठ की रानी है। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। सैनिक तलवारें साधे खड़े हो गए। राजा ने लड़के की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते तो ना रखो, लेकिन इस पर ऐसे भयानक इल्जाम लगाना ठीक नहीं। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। राक्षसी, जो चालाकी और प्रिया चरित्र निभाने में माहिर थी, आंसू बहाते हुए राजा के आगे झुककर बोली, महाराज, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने भी ये मेरे पर कैसे कैसे झूठे आरोप लगा रहा है। अगर ये मुझे घर में नहीं रखेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? अकेली इस जंगल में भटकती रहूंगी। मेरी कोई गलती नहीं, बस छोटा सा झगड़ा था।
राजा ने लड़के को बहुत समझाया। उसकी आंखें राक्षसी की सुंदरता पर अटकी हुई थीं। बोले, देखो, पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, अपनी पत्नी को साथ ले जाओ, घर जाकर सुलह कर लो, ये कितनी सुंदर और लज्जाशील लग रही हैं। लेकिन छोटा भाई का सब्र टूट गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो पेड़ से चिल्लाकर बोला, महाराज, आपको अगर इसकी इतनी चिंता है और मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप ही इस दुष्ट को अपने साथ ले जाइए। मैं तो इसे नहीं रखूंगा। राजा पहले से ही राक्षसी की अलौकिक खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। उसकी चमकदार त्वचा, लहराते बाल, मीठी मुस्कान ने राजा का दिल जीत लिया। कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। और लड़के की ये बात सुनकर राजा के मन में छिपी इच्छा जाग उठी। वो सहर्ष बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं रखना चाहते तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर राक्षसी की ओर मुड़कर प्यार भरी नजरों से कहा, सुंदरी, तुम मेरे साथ महल चलो, वहां आराम से रहोगी, कोई चिंता नहीं। राक्षसी ने शर्माते हुए लेकिन अंदर से खुश होकर कहा, महाराज, अगर मैं आपके महल जाऊंगी तो रानी क्या सोचेंगी? मेरा और आपका रिश्ता क्या है? जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया तो वे आप पर भी शक करेंगी, घर में कलह हो जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, एक राजा तो कई रानियां रख सकता है, रिवाज यही है। अगर तुम खुश रहना चाहती हो और स्वीकार है तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम मेरी रानी बनोगी। राक्षसी के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने मन में सोचा, वाह, ये राजा है, महल में तो ढेर सारा खाना मिलेगा, राजसी भोज, इंसान भी भरपूर। इस छोटे लड़के के पीछे क्यों पड़ूं? यहां तो स्वर्ग है। उसने आगे की जिंदगी की कल्पना कर ली। मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है महाराज, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, रखने का प्यार भी नहीं दिखाया, इसलिए आपके साथ विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। सैनिकों ने हर्ष ध्वनि की और राजा ने तुरंत राक्षसी से विवाह की रस्में पूरी करवाईं। जंगल में ही एक छोटा सा समारोह रचा, फूलों की मालाएं पहनाईं और उसे अपनी रानी बनाकर महल की ओर चल पड़े। घोड़ों की टापें गूंजतीं, जैसे कोई नई शुरुआत हो। महल पहुंचते ही बड़ी रानी, जो बेहद संस्कारवान और पतिव्रता थीं, हमेशा राजा की सेवा में तत्पर, उन्हें देखकर मन में हलचल मच गई, दिल धड़क उठा। राजा किसे लेकर आए हैं? इतनी सुंदर स्त्री। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, ये कौन है, कहां से लाए? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, ये बेचारी किस्मत की मारी है, जंगल में अकेली मिली, पति ने त्याग दिया, मैंने सहारा दिया, अब ये छोटी रानी है, सारी रस्में निभा लीं। राजा उसकी सुंदरता के जाल में इतना फंस गया था कि बड़ी रानी अब साधारण सी लगने लगी। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं दिखती थी और राजा ने बेझिझक कहा, रानी, ये कक्ष अब छोटी रानी का, तुम दूसरे कक्ष में चली जाओ, आज से यहीं मेरे साथ रहेंगी। बड़ी रानी का दिल टुकड़ों में बिखर गया। आंखें नम हो गईं, लेकिन पतिव्रता होने के कारण चुप रहीं। उनकी एक वफादार दासी थी, जो शादी के समय मायके से आई थी, हर सुख दुख में साथ निभाती, आज्ञाकारी और ईमानदार। उसने रानी का हाथ थामा और धीरे से दूसरे कक्ष में ले गई। रानी की आंसू पोंछते हुए सांत्वना दी, रानी, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर राक्षसी अब छोटी रानी बन चुकी थी। जब राजा गहरी नींद में सो जाते, महल में सन्नाटा छा जाता, तो देर रात वह उठती, अपना भयानक रूप धारण करती। विशाल मुंह खोलकर जो हाथ लगता, सेवक, फल या कुछ भी, निगल जाती, हड्डियां चबाती और फिर सुंदर रूप में वापस लेट जाती। राजा को कुछ पता न चलता, वह तो उसके रूप के मोह में अंधा हो चुका था। सुबह उठकर भी वही प्यार भरी बातें। ऐसे ही दिन बीतते गए। महल के घोड़े, हाथी, पशु धीरे धीरे कम होने लगे, अस्तबल खाली होते जा रहे थे, सेवक गायब। लेकिन राजा को कुछ सूझता नहीं, बस छोटी रानी की तारीफें। पूरे 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। महल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। बड़ी रानी को छोटी रानी पर गहरा शक हो गया। मन में विचार घुमड़ने लगे। उन्होंने अपनी दासी से कहा, हम दोनों मिलकर इस पर नजर रखेंगे, पता करेंगे कि ये कौन है। शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, रात में क्या करती है। दोनों छुपकर पहरा देने लगीं, दीवारों की आड़ में, सांस रोके। एक रात राजा सो गए। छोटी रानी उठी, उसका रूप बदल गया, भयानक राक्षसी, दांत चमकते, और चुपके से अस्तबल की ओर चली गई। बड़ी रानी और दासी पीछे पीछे, दिल की धड़कनें तेज। अस्तबल में पहुंचते ही राक्षसी ने एक मजबूत घोड़ा उठाया, एक ग्रास में निगल लिया, चबाते हुए आवाज गूंजी, फिर वहां सोते देखरेख करने वाले को भी पकड़कर खा गई। हड्डियां चटकने की आवाजें, बड़ी रानी और दासी की सांसें रुक गईं, पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से कांपते हुए वे वापस भागीं। राक्षसी ने फिर सुंदर रूप धारण कर राजा के पास लेट गई, जैसे कुछ हुआ ना हो। अगले दिन बड़ी रानी ने हिम्मत जुटाई,
राजा के पास जाकर कांपती आवाज में बोली, महाराज, हमें आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। ये छोटी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं। सुनिए तो सारी सच्चाई। राजा की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन राक्षसी की ओर देखते ही मोह फिर जाग उठा। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, कहिए रानी, क्या बात है? तुम इतनी व्याकुल क्यों लग रही हो? बड़ी रानी की आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज आपकी जय हो। लेकिन ये जो छोटी रानी है, ये कोई साधारण स्त्री या रानी नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षसी है। अब तक महल में जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, हाथी, घोड़े, ऊंट, सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कोई समझ नहीं पाता था कि कहाँ जा रहे हैं। सब इसी की करामात है। ये रात के अंधेरे में अपना भयानक रूप धारण करके उन्हें निगल जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। कल रात अस्तबल में। ये कहते कहते बड़ी रानी रोने लगीं। उनका गला रुंध गया। दासी ने भी सहमति में सिर हिलाया। छोटी रानी, जो अब राक्षसी थी, आंसू बहाते हुए मासूम चेहरा बनाकर बोली, बड़ी दीदी, कम से कम मेरे पर तो ऐसा झूठा इल्जाम न लगाइए। मैं जानती हूं आप मुझे पसंद नहीं करती, और ये भी कि मुझसे आप जलती हैं क्योंकि महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आपको अपने कक्ष से भी निकाल दिया, इसलिए आप मुझसे बदला ले रही हैं। लेकिन भला मैं उन विशाल हाथी घोड़ों को कैसे खा सकती हूं? मैं तो खुद इतनी नाजुक हूं। ये कैसे संभव है? राजा ने छोटी रानी को रोते देखा तो उसका दिल पसीज गया। क्रोध से लाल मुकर बड़ी रानी पर बरस पड़े। तुम महारानी हो, इतनी ऊंची पदवी पर हो, और ऐसी गंदी झूठी आरोप लगा रही हो। सौतन से जलन तो ठीक है, हर घर में होता है, लेकिन इतने अटपटे इल्जाम क्यों? तुम्हें शोभा नहीं देता। चुप हो जाओ। बड़ी रानी समझ गई कि राजा रूप के जाल में पूरी तरह फंसा है। उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। दिल टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। बोली, महाराज, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरी दासी से पूछ लीजिए। कल रात उसने भी इसे राक्षसी बनते और घोड़ा निगलते देखा था। वो सच बोलेगी। छोटी रानी ने और जोर से रोते हुए कहा, महाराज, अब ये दासी को भी घसीट रही हैं, क्या करेंगी? राजा ने हाथ हिलाकर टोका, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। छोटी रानी पर मेरा पूरा विश्वास है, वो सच बोल रही हैं। तुम चुप रहो। बड़ी रानी चुप हो गई, आंखें झुका लीं, लेकिन मन में ठान लिया कि लड़ेंगी। छोटी रानी अब सतर्क हो चुकी थी। डर गई कि कहीं राज खुल न जाए। इसलिए 2-4 दिनों तक उसने बड़े जानवरों की ओर नहीं झांका। बस 1-2 दास दासियों को चुपचे से निगलकर पेट भर लिया। महल में फिर सन्नाटा। लेकिन अब उसने सोच लिया, जब तक ये बड़ी रानी महल में रहेगी, मेरी हकीकत जानकर सब बिगाड़ देगी। इसे निकालना जरूरी है, वरना मेरा खेल खत्म। इसलिए उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए, मीठी मीठी बातों में जहर घोलकर। महाराज, बड़ी रानी मुझे बर्दाश्त नहीं करती, हर समय जलती रहती हैं, कहीं वे कोई अनहोनी न कर बैठें। छोटी रानी ने राजा के कान में और जहर घोला। आंसू भरी आंखों से बोली, महाराज, आप तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, दरबार में चले जाते हैं। पीछे से बड़ी रानी मुझे ताने मारती हैं, बहुत नीचा दिखाती हैं, कहती हैं कि मैं चालाक हूं, महल पर कब्जा करना चाहती हूं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर आप मुझे दूसरी शादी करके लाए हैं तो क्या यहां मेरी बेइज्जती सहने के लिए? इससे अच्छा तो यही कि आप मुझे छोड़ दीजिए, उसी जंगल में छोड़ आइए, मैं वहीं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। पहले मेरे पति ने त्याग दिया, अब आप भी कर दीजिए, कोई गम नहीं। राजा का दिल पसीज गया। वो छोटी रानी की हर बात पर पूरा यकीन करता था। गुस्से से बोले, नहीं रानी, तुम क्यों जाओगी? अगर किसी को महल छोड़ना है तो बड़ी रानी जाएगी, मैं अभी फैसला करता हूं। यही तो राक्षसी चाहती थी। राजा अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत सेवकों को बुलाया और बड़ी रानी को सामने पेश होने का हुक्म दिया। बड़ी रानी आई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि वे गर्भवती थीं। थोड़ी देर में खुद राजा को ये खुशखबरी सुनाने वाली थीं। लेकिन राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, रानी, तुम और तुम्हारी दासी इसी समय महल छोड़कर चली जाओ। छोटी रानी की शिकायतें सहन नहीं कर सकता। बड़ी रानी का दिल टूट गया। आंखें आंसुओं से भर आईं। वे कुछ बोलना चाहीं, लेकिन गला रुंध गया। बच्चे की खबर भी न बता पाईं, बस रोते हुए दासी का हाथ थामा और महल से निकल पड़ी। महल की ऊंची दीवारें पीछे छूटती गईं, जैसे उनका सारा संसार उजड़ गया हो। रास्ते में जंगल की ओर जाते हुए बड़ी रानी ने दासी से कहा, मेरी किस्मत में जो दुख लिखे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपने घर चली जाओ। क्यों मेरे साथ रहकर खुद को दुखी करोगी? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगी? दासी की आंखें नम हो गईं, लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, महारानी, मुझे माफ कीजिए। मैं बचपन से आपकी सेवा में हूं। आपके हर सुख दुख में साथ निभाया है। आप मुझे मेरे कर्तव्य से विमुख न कीजिए।
मैंने अपना सारा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। आप जहां जाएंगी मैं आपके साथ ही चलूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। रानी ने बार बार मना किया, लेकिन दासी न मानी। उसकी वफादारी पत्थर की तरह मजबूत थी। दोनों महल की चमकदार दुनिया छोड़कर घने जंगल में चली गई। घने जंगल में पहुंचकर वे नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर एक शांत छायादार जगह देखी, जहां हरी भरी घास और फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती। दोनों ने मिलकर जंगल से लकड़ियां काटी, पत्ते इकट्ठे किए और मेहनत से एक छोटी सी लेकिन मजबूत कुटिया बना ली, जहां बारिश की बूंदें भी न घुस सकें, सूरज की किरणें सुबह जगाएं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जंगल की सरसराहट और नदी की कलकल उनकी साथी बनी, और समय आने पर बड़ी रानी ने एक सुंदर गुलाबी गालों वाले पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की किलकारी सुनकर रानी का दिल खुशी से भर गया। आंसू आंखों में छलक आए। मेरा पुत्र रत्न, अब मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई है। कुटिया से थोड़ी दूर पर एक पवित्र ऋषि का आश्रम था, जहां धूप, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज रहती। महर्षि ने बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। बोले, महारानी, ये बालक बहुत शुभ है। तुम्हारे दुख के दिन अब कटने वाले हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेगा, दुनिया को रोशन करेगा। रानी ने पुत्र और वफादार दासी के साथ उसी कुटिया में जीवन बिताना शुरू कर दिया। सुबह फल इकट्ठे करना, नदी से पानी लाना, बच्चे को गोद में खिलाना, रात में कहानियां सुनाना, प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। जंगल की ठंडी हवाएं बच्चे के बालों से खेलती। इधर महल में छोटी रानी की भूख बढ़ती गई। हाथी, घोड़े, ऊंट सब धीरे धीरे गायब होते गए। अस्तबल खाली पड़ते, सेवक डर से कांपते। मंत्री राजा से शिकायत करते, महाराज, कुछ गड़बड़ है, पशु कहाँ जा रहे हैं? लेकिन राजा को छोटी रानी के रूप जाल में कुछ सूझता नहीं। वो हंसकर टाल देते, चोरी होगी, जांच करो, बस। ऐसे ही कई साल बीत गए। जंगल में रानी का बेटा बड़ा होने लगा। आश्रम में ऋषियों से विद्या ग्रहण करता, वेद शास्त्र, धनुष बाण सब सीखता। उसकी आंखें चमकतीं, बुद्धि तेज जैसे तलवार, होनहार और साहसी। धीरे धीरे और समय गुजरा। बेटा अब 15 साल का जवान हो गया। मजबूत कद, तेज नजरें। एक दिन माँ से बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ जिसमें अपना और आपका गुजारा चलाऊं। जंगल में ऐसे नहीं चल सकता। माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा ठीक है, जाओ, जो काम अच्छा लगे करो, लेकिन सावधान रहना, दुनिया धोखे की है। लड़का नगर की ओर चल पड़ा। सीधा उसी राजा के महल पहुंच गया जहां कभी उसकी माँ रानी थी। राजा ने उसे देखकर पसंद किया, महल में नौकरी दे दी, रसोइये के साथ सहायक बना दिया, क्योंकि पुराना रसोया उसे पहले से जानता था। जंगल से आया जाता, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। धीरे धीरे लड़का महल का काम संभालने लगा। सब्जियां काटना, मसाले पीसना, राजसी भोज तैयार करना। उसकी मेहनत और स्वादिष्ट व्यंजन राजा को बहुत भाते। हर बार तारीफ करते, वाह, आज का खाना स्वर्ग जैसा। राजा जब भी लड़के को देखता, मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता, जैसे कोई पुराना रिश्ता। दिल रोमांचित हो उठता, लेकिन समझ नहीं पाता क्यों। किसी बहाने से इनाम देता, सोने की मुद्रा, नई धोती या फल। लड़का मुस्कुराकर स्वीकार करता, लेकिन छोटी रानी ये सब देखकर जल भुन जाती। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठतीं। अब उसकी नजर सिर्फ इसी जवान लड़के पर टिकी थी जो राजा का दिल जीत रहा था। वो मन में सोचती, ये लड़का राजा और मेरे बीच दीवार बन रहा है, मौका मिलते ही इसे निगल जाऊंगी। एक ग्रास में खत्म, कोई गवाह नहीं बचेगा। आश्रम के महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। जंगल की शांति में बैठे बैठे उन्हें सब पता चल गया कि राक्षसी अब लड़के को भी अपना शिकार बनाने वाली है। उसकी भूखी नजरें लड़के पर गड़ी हैं। महर्षि ने चिंता में सिर हिलाया और एक दुर्लभ जड़ी बूटी को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उसमें अपनी तपस्या की शक्ति डाल दी। फिर लड़के को बुलाकर गोद में रखी और बोले, पुत्र, आज हम तुझे एक बड़ी सच्चाई बताने जा रहे हैं, सुन और दिल में रख। लड़के ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कैसी सच्चाई? गुरु ने गंभीर होकर कहा, जिस राजा के महल में तू काम करता है वही तेरे पिता हैं। तू इस राज्य का असली राजकुमार है। तेरी मां बड़ी रानी थी जिन्हें धोखे से निकाल दिया गया। लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, दिल धड़क उठा। वो उत्साह से बोला, गुरुदेव, मैं अभी जाकर पिता को सब बता दूंगा, वे खुश हो जाएंगे। लेकिन गुरु ने हाथ उठाकर रोका, नहीं पुत्र, महल जाकर कुछ मत कहना। अगर बता भी दिया तो राजा तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे।
उल्टा धक्के मारकर निकाल देंगे, जैसे तेरी माँ को निकाला था। तेरी माँ ने सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट रानी के जाल में फंसे राजा ने कुछ नहीं सुना। उन्हें महल से बाहर कर दिया। अब वे जंगल में आश्रम के पास कुटिया बनाकर रह रही हैं। राजा ने उस राक्षसी के चक्कर में अपना राज्य बर्बाद कर लिया। हाथी घोड़े सब खा गई। अब तुझे ये राज्य संभालना है। सच्चाई इस तरह दिखानी है कि राजा खुद यकीन करे। लड़के ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, क्या करना होगा बताइए। गुरु ने अभिमंत्रित जड़ी बूटी उसे थमाई, जो हरी पत्तियों में लिपटी चमक रही थी, और बोले, इसे दूध में उबालकर छोटी रानी को पिला देना। जैसे ही वह पिएगी, अपना असली राक्षसी रूप में आ जाएगी और इस जड़ी के प्रभाव से फिर रूप नहीं बदल पाएगी। यही एक तरीका है जो राजा को आंखें खोल देगा, सच्चाई सामने ला देगा। लड़के ने जड़ी को कपड़े में लपेटकर संभाल कर रख लिया। गुरु ने चेतावनी भी दी, पुत्र, इस काम में जोखिम है, कहीं किसी को शक ना हो जाए, सावधानी से करना। और ये जड़ी सिर्फ एक बार काम करेगी। अगर असफल हुए तो हमारी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ, फिर कोई मदद नहीं कर सकेंगे, सब तेरी बुद्धि पर निर्भर। लड़का गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मन में दृढ़ संकल्प की आग जली। जड़ी बूटी को कपड़े में लपेटकर छिपा कर रखी और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल की पगडंडियां धूल उड़ाती, लेकिन उसका कदम डगमगाना हुआ, जैसे भाग्य उसे बुला रहा हो। महल पहुंचकर वो रसोई में लग गया। आज उसने विशेष मेहनत की। चूल्हे पर आग सुलगाई, ताज़ा मसाले पीसे, स्वादिष्ट खीर उबाली जो दूध की मिठास से महक रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए, मलाईदार सब्जियां, सुगंधित पुलाव, गर्मा गर्म रोटियां। राजा और रानी के लिए थाल सजाए, खुशबू पूरे कक्ष में फैल गई। राजा और रानी भोजन करने बैठे। राजा ने पहला कौर लिया तो आंखें चमक उठीं। बोले, वाह, आज का भोजन तो स्वर्ग जैसा है, इतना लजीज। रानी जो मांसाहारी थी, उसे तो ये शाकाहारी व्यंजन फीके लग रहे थे। पेट में भूख की आग सुलग रही थी, लेकिन राजा का मन रखने के लिए थोड़ा थोड़ा चबाती रही। मुस्कुराहट चेहरे पर चिपकाए राजा की हां में हां मिलाती। हां महाराज, बहुत स्वादिष्ट है। भोजन के बाद दोनों कक्ष में आराम से बैठे बातें करने लगे। राजा खुश थे, रानी बेचैन। तभी लड़का चुपके से रसोई में गया, दूध गर्म किया। बड़ी सावधानी से जड़ी बूटी डाली, मंत्रों की शक्ति से दूध में घुल गई। कोई खुशबू न बदली। फिर 2 चमकदार गिलास लिए, एक राजा को और एक रानी को थमा दिया। मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, महारानी, दूध पी लीजिए, ताज़ा और पौष्टिक है। रानी ने नाक सिकोड़ी, बोली, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजा ने हंसकर समझाया, अरे रानी, पी लो, दूध बहुत फायदेमंद होता है, त्वचा चमकती है, अच्छी नींद आती है। देखो, मैंने पिया, लड़के ने कमाल का बनाया है, पी कर देखो। रानी ने राजा का दिल रखने के लिए अनमने मन से गिलास उठाया और घूंट घूंट करके पी लिया। जैसे ही आखिरी बूंद गले उतरी, अचानक उसका सुंदर चेहरा विकृत होने लगा। त्वचा फटने लगी, आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर निकले, बाल बिखर गए और देखते ही देखते वह भयानक राक्षसी बन गई। विशाल मुंह, नाखून जैसे पंजे, गर्जना करते हुए चिल्लाई, अब मैं तुझे और इस लड़के को निगल जाऊंगी। कई दिनों से भूखी हूं, सही भोजन नहीं मिला। राजा की सांस रुक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत उठकर तलवार निकाली, हाथ कांप रहे थे, लेकिन गुस्से की आग भड़क उठी। राक्षसी की बातें सुनकर सब समझ आ गया। महल के गायब पशु, सेवक, सब इसी की करतूत। उसने झपट्टा मारा और तलवार से राक्षसी का गला काट दिया। सिर धड़ से अलग हो गया, खून की बौछार हुई। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, आंखें फटी की फटी रह गईं, फिर शांत। राजा अब हकीकत देखकर पछतावे की आग में जलने लगा। हाथ जोड़कर स्वयं से बोले, मैं कैसे अंधा हो गया, इस रूप के जाल में फंसकर राज्य बर्बाद किया, बड़ी रानी को निकाला। तभी लड़का आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मुझे आपको और भी बहुत कुछ बताना है, सुनिए तो सारी सच्चाई। राजा की आंखें लड़के पर दिखीं। वे बोले, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो। लड़के ने गहरी सांस ली, हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके पिताश्री हैं, मैं आपका ही पुत्र हूं। यह सुनकर राजा आश्चर्य से चकित रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया। वे लड़के की ओर घूरते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा पिता कैसे हो सकता हूं, मेरे तो कोई संतान ही नहीं, छोटी रानी से भी कोई वारिस नहीं हुआ। लड़का शांत स्वर में बोला, महाराज, आपकी बड़ी रानी, जिन्हें आपने धोखे में महल से निकाल दिया था, मैं उसी के गर्भ से जन्मा हूं, आपका खून हूं मैं।
यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। आंखें चमक उठीं, दिल में बरसों की प्यास बुझी। उन्होंने तुरंत लड़के को गले से लगा लिया, सीने से चिपकाकर आंसू छलक आए। सोचने लगे, अब समझ आया, जब भी इस लड़के को देखता था क्यों दिल में अपनापन उमड़ता था, जैसे कोई पुराना रिश्ता जाग उठता। अब सब साफ हो गया। फिर लड़के ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे जंगल में बड़ा भाई गायब हुआ, छोटा भाई पेड़ पर चढ़ा, राजा का काफिला आया, राक्षसी का धोखा, बड़ी रानी का निकाला जाना, जंगल में कुटिया, मेरा जन्म, आश्रम में शिक्षा, गुरुदेव की दिव्य दृष्टि, अभिमंत्रित जड़ी बूटी जो असली रूप में लाई, और महल में हो रही घटनाएं। हाथी, घोड़े, ऊंट, सेवक, यहां तक कि नगर और गांव के लोग गायब हो रहे थे, सब इसी राक्षसी की भूख की वजह से। वह रात में निगल जाती थी। राजा को अब वो पुराना आदमी याद आ गया जब लड़का पेड़ पर चढ़ा था जंगल में। बोले, अब समझ आया, वह कोई पति नहीं था, सब धोखा था, मैं अंधा हो गया था। पछतावे से राजा का दिल भर आया। तुरंत आदेश दिया, बड़ी रानी को पूरे मान सम्मान के साथ महल लाओ, ढोल नगाड़े बजवाओ, राज्य में उत्सव मनाओ। फिर लड़के से पूछा, बेटा तेरी माँ कहाँ रहती हैं, ले चल मुझे। लड़का राजा को लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जंगल की पगडंडियां, नदी की कलकल, कुटिया के सामने पहुंचते ही बड़ी रानी को देख राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। घुटने टेक कर माफी मांगी, रानी मैंने कितना बड़ा पाप किया, क्षमा करो। रानी ने राजा के चरण स्पर्श किए, मुस्कुराते हुए बोली, महाराज देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भुला शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। मैंने आपके सामने सच्चाई लाने की कोशिश की थी। मैं और मेरी दासी ने जो रात में देखा, राक्षसी का रूप, घोड़ा निगलना, वो आपको बताया, लेकिन आप विश्वास नहीं करते थे। हम मजबूर थे, आपकी आज्ञा का पालन किया, अब सब ठीक हो गया। राजा ने रानी को गले लगाया, दासी को सम्मान दिया, लड़के को राजकुमार घोषित किया। राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं, दिल में पछतावा और खुशी की लहरें उमड़ रही थीं। बड़ी रानी ने आगे कहा, महाराज आपने हमें महल से निकाल दिया था, हम मजबूर होकर जंगल में आकर रहने लगे, लेकिन यहाँ आश्रम के पवित्र ऋषि मुनियों ने हमारा बहुत साथ दिया, हर कदम पर सहायता की, फल फूल दिए, आशीर्वाद दिए, और इन्हीं की कृपा से आज सच्चाई आपके सामने आ सकी। मेरा बेटा बड़ा होकर न्याय लाया। राजा ने सिर झुकाकर ऋषियों को प्रणाम किया, तुरंत आश्रम जाकर उनके चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़कर बोले, महात्मन आपकी तपस्या और दया से मेरा परिवार बचा, राज्य बचा, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। और ढेर सारा धन, फल, वस्त्र भेंट किए। ऋषि मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते रहे। फिर राजा ने बड़ी रानी को रथ में बिठाया, पूरे मान सम्मान के साथ फूलों की वर्षा करते हुए, ढोल नगाड़े बजवाते हुए महल वापस ले गए। राज्य में उत्सव का माहौल छा गया, लोग खुशियां मना रहे थे, हमारी सच्ची रानी लौट आईं। महल पहुंचकर राजा ने सभा बुलाई, लड़के को सिंहासन के पास बिठाया, ऊंची आवाज में घोषणा की, ये मेरा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, अब यही राजा बनेगा, मेरी गलतियों को सुधारते हुए। लड़का, अब राजकुमार ने विनम्रता से सिर झुकाया। राज्य में सुख शांति लौट आई, महल फिर चमकने लगा, लोग बेफिक्र होकर हंसते खेलते, फसलें लहलहाती, न्याय की बयार बही। दूसरी ओर वो छोटा भाई जो पेड़ पर चढ़ा था और राक्षसी से बच निकला, घर लौटा तो उसने सारी दर्दनाक कहानी सुनाई। बड़े भाई को राक्षसी ने निगल लिया, राजा ने उसे रानी बना लिया, घर में कोहराम मच गया। माँ रो रो कर बेहाल, भाभी विलाप करती, बच्चे चुपचाप आंसू बहाते। लेकिन धीरे धीरे सबने सब्र किया, बोले भगवान की मर्जी, अब जो नहीं है उसे याद करके जीना है। छोटा भाई ने हिम्मत नहीं हारी, माँ बाप, भाभी और उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखा। उत्तर दिशा में दूसरे नगर जाकर व्यापार शुरू किया, मेहनत से धन कमाया, परिवार को सुख दिया, घर में फिर मुस्कान लौटी। इस तरह पुरानी लोक कथा की ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती, बुद्धि और धैर्य से बड़ा खतरा भी टल जाता है और न्याय अंत में जीतता है। दोस्तों, अगर ये रोचक यात्रा आपको पसंद आई, जहां एक बकरी से शुरू हुई कहानी राजसी रहस्य और परिवार की एकता तक पहुंची, तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल स्टोरी मग को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी और पुरानी लोक कथाएं नए रंग में आपके पास पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।